गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंड योर रोल कॉल। शोभा, कीर्ति, वर्षा, अंजलि, खुशी, कविता, गरिमा, निशांत, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी, रेणु, मुस्कान, हितेश, तमन्ना, नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, तनु, सानू, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि। हो गई अटेंडेंस सभी की जो प्रेजेंट हो? हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, रोल नंबर बताना। रोल नंबर 15। एक सेकंड, आपका रोल नंबर 15 है। पूजा रोल नंबर 15। ठीक बिल्कुल हो गया, ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल। देखो, एक चीज मुझे आपके साथ साझा करनी थी, वो ये कि देखो हमारे कॉलेज के अंदर क्या होता है कि जो आप फाइनल एग्जामिनेशन देते हो ना, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन, उससे पहले हमारे कॉलेज से आप लोगों की एग्जैक्ट रिपोर्ट भेजी जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका क्लास रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपको दिया गया था, प्लस आप कौन कौन से सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। जो पहली क्लास, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, उसको बोलते हैं उसकी सीआर, आपकी आरआर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। क्योंकि जब भी कोई पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे, तो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट बोलते हैं। तो लेकिन उसके बाद आपकी कंटिन्यूएशन रिपोर्ट बन जाती है, आपकी सीआर बोली जाती है। तो जब कभी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई भी ऐसा मैसेज दिया जाए, साथ के साथ जो नोटिस का लिंक आपका बना रखा, आप उसमें हमेशा देखते रहें, वहां पे हम डालेंगे। तो जैसे कल आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी क्या भरी गई है, आरआर, तो उसकी जो रिपोर्ट थी वो आपके पास भेजी गई थी सभी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। क्या पता आपका कोई छोटा भाई बहन जो भी पढ़ता हो, तो आप उसमें जरूर देखें, और उसमें देख के, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका जूनियर, आप उसको जरूर बता दें कि, क्योंकि आप तो सीनियर होंगे ना, आपको पता होता है इस चीजों का, तो उनको बताएं कि किस तरीके से सब्जेक्ट के नाम होते हैं, आगे कोड होते हैं। तो सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहे हैं डेली क्लासेस में जाके, क्या उनके नाम के आगे क्या वही सब्जेक्ट भर रखे हैं? क्या पता आप में से कोई बच्चा मेडिकल साइड का और उसने बोटनी जूलॉजी ले रखा और उसके वहां पे भर दिया गया फिजिक्स और मैथ, तो एक बार जब वो चला गया, लॉक हो गया, तो उसके बाद में जाके आपका फाइन भी लगता है, क्योंकि आपके पास पहले भेजा गया, आपने देखा नहीं, वो लॉक हो गया सारा सिस्टम। फिर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर वही सब्जेक्ट आ जाते हैं और वो आपने पढ़े नहीं सब्जेक्ट। तो इसीलिए जब कभी भी कोई ऐसा नोटिस आता है तो उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना होता, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना होता है, एग्जैक्टली अच्छे से देखना होता है कि आपके सब्जेक्ट वही हैं।
प्लस जो आपके पास लिस्ट सिलेबाई तो हमने आपको दे रखा है, उसमें आप कोड भी देख ले। हर पेपर के नाम होते हैं, दूसरे कॉलम में पेपर के आगे कोड भी होते हैं। क्या पता कोड लिखने में मान लीजिए DS01 लिखना था, गलती से क्या पता DS02 या कुछ और लिख दिया गया, तो जो आपका कोड है नहीं। तो आप हमेशा ही अपने सब्जेक्ट देखें, आगे लिखा हुआ जो कोड है वो अपने सिलेबाई के अंदर से मैच कर लें। सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग देखें, फादर नेम की एंड सो ऑन। जो भी कुछ आपको दिखता है, कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो आप हमें तुरंत बता दें। या रूम नंबर 107 में मिस्टर राकेश वहां पे बैठे होते हैं, आप उनके पास जाके अपनी करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर। ठीक हो गया बेटा? पता चल गया ना सभी को? अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप सबसे पहले मेरे से वो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछें। पूछ रहे बेटा? हमारी जो यूनिट चली हुई है बच्चों, वो यूनिट है आपकी एमीन्स। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो यूनिट है ना आपकी एमीन्स, ये अपने आप में अकेली नहीं। वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में अकेली नहीं, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो हम हमेशा यही देखते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वाला, उसको आप किसी भी और कंपाउंड से बना सकते हैं। सिमिलरली एक पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी भी और कंपाउंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी अभी तक आपने यही चीज सीखी है और उसी को आप हमेशा फॉलो करते रहेंगे। आपकी जो यूनिट जो बची हुई है, जैसे एमीन के साथ आपके बोलो कौन है, आपके नाइट्रो कंपाउंड है। इसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे आपके डाइजोनियम सॉल्ट हमें जो पढ़ने हैं, मीन्स ये इंटरकनेक्टेड है सारी की सारी बातें, तो इनको हम इकट्ठे ही लेके चल रहे हैं। जैसे कल आपने देखा, क्या देखा आपने? जब आपने प्रिपरेशन की थी, कैसे प्रिपरेशन की थी? नाइट्रो कंपाउंड से प्रिपरेशन करनी सीखी थी। फिर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि बेंजीन रिंग के ऊपर मान लीजिए NO2 ग्रुप लगा दिया था, कल आपने देखा था, और उसके ऊपर जब हमने NO2 ग्रुप लगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर आपने सीखा कि किस तरीके से NO2 जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी रिडक्शन की पूरी सीरीज देखी आपने, कि अलग अलग रिएजेंट लेने से जो प्रोडक्ट है अलग अलग लेवल का प्रोडक्ट बन जाता है। आपने देखा कि कौन से रिएजेंट आप डालें तो आपका जो नाइट्रोबेंजीन है एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा रिएजेंट ऐसा है, क्या करें कि उससे पहले वाली जो स्टेज होती है, जो हाइड्रोक्सिलेमीन है आपके, वहां तक पहले आपका हाइड्रोक्सिलेमीन बना और उसके बाद रीअरेंजमेंट हो गई और फिर क्या बन गया था? पैरा एमिनो फिनोल बन गया था। आपने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप कर रहे थे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के अंदर, ऐसा हो गया था। आपने देखा था कि क्या करें हम, कि जो आपका शुरुआत में जो एनिलीन बना और उसी बिकर के अंदर और मॉलिक्यूल है नाइट्रोबेंजीन के, तो कैसे वो बना हुआ एनिलीन बचे हुए नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बाइमोलिकुलर रिडक्शन हो जाती है। और बाइमोलिकुलर जब रिडक्शन होती है तो कभी बन जाता था एजोक्सी बेंजीन, और भी रिडक्शन कर दें तो एजोबेंजीन, और भी ज्यादा रिडक्शन कर दी तो हाइड्रोजोबेंजीन। आपने ऐसे देखा और उन रिएजेंटों को भी आपने याद किया कि कौन से रिएजेंट की हेल्प से उस पर्टिकुलर स्टेज तक आप रिएक्शन को पहुंचा सकते हैं, ऐसा आपने देखा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक ये बातें सभी को याद हो गई होंगी ना? अच्छे से याद कर लिया होगा आपने इन चीजों के बारे में। अब उसके बाद देखो एक चीज और हमने आपको पहले बताई थी, यानी प्रिपरेशन रिएक्शन। अब जैसे एनिलीन आपका बन गया, फिर आपने ये भी सीखा था कि जो एनिलीन यहाँ पे बन गया है, देखो इस तरह से बेंजीन के ऊपर देखो NH2 ग्रुप आपका आ गया, आ गया। ये जो एनिलीन बना, अब एनिलीन की रिएक्शन भी तो अपने आप ही कल अपने आप आ गई थी उसके अंदर। कैसे? जब जो नाइट्रोबेंजीन था, जब हमने उसकी रिडक्शन की, रिडक्शन करने के बाद जब NH2 ग्रुप बना, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप मींस एनिलीन आ गया, ये एनिलीन एरोमेटिक एमीन जैसे बन गया। ये एमीन आने के बाद अगर ये फर्दर रिएक्शन में खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर दे, जैसे बायोमोलिकुलर रिडक्शन हुई, तो वो रिएक्शन बन गई किस चीज की? एनिलीन की। तो किसकी रिएक्शन हो गई? एनिलीन की। और प्रिपरेशन भी थी कि भाई आप नाइट्रो जो कंपाउंड था उसे आप क्या बना रहे थे? आपके एरोमेटिक एमीन्स प्रिपेयर कर रहे थे। तो पूरी सीरीज आगे तक जाती है, तो वो आपकी आपकी प्रिपरेशन का पार्ट भी बन गया। और सिर्फ शुरुआत यहां से कर दें और इसमें अब नाइट्रोबेंजीन हम डाल दें और फिर वो रिएक्शन दिखा दें, तो वो रिएक्शन बन गई एनिलीन की, वो रिएक्शन बन गई नाइट्रो कंपाउंड की भी। देखो जब दो चीजों को आप आपस में मिलाते हो, मान लीजिए ये लिख दिया, प्लस मान लीजिए मैंने इसके आगे ये भी लिख दिया, ऐसे नाइट्रो
बेंजीन भी लिख दिया, और इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराते हैं वो रिएजेंट डाल के। जैसे आपने ग्लूकोज एनएच डाला था ना कल ग्लूकोज एनएच, और आपने जिंक एनएच भी डाला था, मिथेनॉल की प्रेजेंस या अब्सेंस के अंदर, जिसके बेसिस के ऊपर आपके अलग अलग आपके प्रोडक्ट बन गए थे। तो मींस ये रिएक्शन किसकी होगी जो आगे चलेगी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। और ये रिएक्शन किसकी भी कहलाएगी, रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर हो गया ना बेटा। तो सेम जो है वो दोनों चैप्टर के अंदर आ गई, नाइट्रो कंपाउंड वाले में भी आ गई और एनिलीन वाले में भी। आपने देखा था एक माइकल एडिशन रिएक्शन थी, एल्डिहाइड कीटोन वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, देखी थी ना आपने एल्डोल कंडेंसेशन। उसके दौरान हमने क्या किया था, हमने स्लाइड चेंज किया था। हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कौन लिए थे बताओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कौन लिए थे आपने, एल्डिहाइड्स। और उसके साथ इधर जो हम अल्फा कार्बन जिसमें वो एल्डिहाइड लेते थे, उसकी जगह हमने एक ऐसा नाइट्रो कंपाउंड ले लिया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है और उसकी रिएक्शन करवा दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ, तो फिर जो रिएक्शन चली थी, फाइनल प्रोडक्ट बना था, रिएक्शन क्या कहलाई थी, माइकल एडिशन रिएक्शन। मतलब वहां पे आपके नाइट्रो कंपाउंड भी यूज हुए थे, एल्डिहाइड भी। तो जो माइकल एडिशन रिएक्शन थी वो आपके यूटिलाइज हो गई वहां पे, हो गया ना। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है कि एक जो रिएक्शन है वो मल्टीपल चैप्टर के अंदर उसका हिस्सा बन जाती है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच जो रिएक्शन चली, और अगर हमने एक रिएक्शन देखो और देखी थी, ये तो कल हम देख चुके थे। आपके मान लीजिए जो एनिलीन है, अब एनिलीन के अंदर मान लीजिए मैं ये डाल दूं NaNO2, और मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया साहब, एसिडिक मीडियम कर दिया, और टेम्परेचर रख दिया हमने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। कब पढ़ाया था आपको ध्यान हो, जब हम आपको ये सिखा रहे थे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड द टर्शियरी अमीन। तो उस वक्त सबसे बेस्ट मेथड तो हमने सीखा था हिंसबर्ग मेथड था, जिसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, आपने वो यूज किया था। प्लस साथ के साथ कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिससे सिर्फ इतना पता चल पाया था कि गिवन अमीन प्राइमरी अमीन है या नहीं। उसके साथ हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन यूज की थी। उस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा हम प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए रिएक्शन सीखी थी। ऐसे ही सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए की थी। तो वहां पे उस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में जब हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ली, जैसे ये, तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ही तो है। प्राइमरी अमीन है क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। प्राइमरी अमीन है क्योंकि अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का एक ही तो H हटा है, NH3 अमोनिया होता है, इसका एक ही H हटा है, एक H हटा के बेंजीन रिंग लगा दिया तो प्राइमरी अमीन है ये। अगर 2 H हट जाते तो सेकेंडरी, 3 हट जाते तो टर्शियरी। तो इस तरीके से आप देख के पहचान सकते हैं ये तो एक प्राइमरी अमीन है। बेंजीन रिंग दिख रहा है, एरोमेटिक अमीन है, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो गई। ये रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ी थी। और क्या बना था प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बन गया था कि ये डाइजोनियम सॉल्ट देखो इस टाइप से बन गया था, पॉजिटिव के पास नेगेटिव रहता है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ऐसा हमने पढ़ा था, इसका मैकेनिज्म भी देखा था हमने वहां पे। मींस ये क्या है यहाँ पे, दैट इज द रिएक्शन ऑफ आपके एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन की तो रिएक्शन है, लेकिन प्रिपरेशन किसकी है, डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन है। एक चीज और आपने साथ के साथ सीखी थी, वो हम देखो थोड़ा आपको यहाँ पे याद दिला दें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। मान लीजिए एनिलीन हमने ले लिया, इस एनिलीन के अंदर हम यहाँ पे NaNO2 लेके यहाँ पे, और इसके अंदर हम HCl ना डाल के हम HbF4 डाल दें, HbF4, टेम्परेचर बंद कर दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए ऐसे कर दे, तो क्या होगा। आप ऊपर देखें, ऊपर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका नेगेटिव है। वो कौन है बोला, आपका नेगेटिव है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इसके दौरान जब आपकी रिएक्शन चलेगी इसी टाइप से, तो होगा क्या, देखिए उसी टाइप से N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव काउंटर है, ऊपर तो Cl नेगेटिव, यहाँ पे बोलो कौन, यहाँ पे BF4 नेक्स्ट स्टेप से, तो ये बन जाता है। ऐसा आपने सीखा था। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन हो गई एनिलीन की। अगर हम इसको फर्दर हीट कर देते हैं, देखो हीट कर दे, नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया, बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के पास कौन आएगा, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। नेगेटिवली चार्ज कौन है, वो स्पीसी। ये BF4 जो नेगेटिव है, इसके अंदर से F नेगेटिव होगा जो इस पे अटैक कर देगा। तो मींस आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। आपने देखा था इस फ्लोरोबेंजीन को, आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर इस तरीके से इसको बनाया, तो क्या हम इसको, हमारे पास अगर बेंजीन होता तो क्या हम बेंजीन से सीधा ये नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अगर आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते हैं, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। मींस आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के द्वारा फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा हमने
आपके एल्काइल और एराइल हैलाइड वाली यूनिट में पढ़ा था। तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर? तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ इसी तरीके से, एनिलीन को लेते हुए। तो एनिलीन लेते हैं, वहां पे NaNO2 ऑब्लिक में HBF4 नेगेटिव मींस ये डालते हैं, और उसके बाद आपके बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है, हीट करते हैं, फिर फ्लोरोबेंजीन बन जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है ये आपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यहां से लेके जो हमने पढ़ी, यहां से यहां तक जो हम करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने यानी करके बताया, उसने बताया, और उसका नाम था बाल्ज और स्कीमान। सो रिएक्शन कॉल्ड एज द, बोलो क्या? बाल्ज स्कीमान रिएक्शन आप इसे कह देते थे। कौन सी रिएक्शन थी ये? बाल्ज स्कीमान रिएक्शन आप इसे कहते थे, जिसके दौरान फ्लोरोबेंजीन बन जाता था। तो ये अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट भी बन गया, और हमारे बोलो किसका बन गया? एनिलीन की रिएक्शन भी बन गई। क्लियर हो गया बेटा? और साथ के साथ डाइजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन भी बन गई। वो कैसे बन गई कि अगर हम ये बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड है, अगर मैं यहाँ पे HBF4 डाल दूं, ध्यान से देखना, H पॉजिटिव है, BF4 नेगेटिव है, तो होगा क्या? इंटरचेंज ऑफ आयंस। कैसे आयंस की इंटरचेंज? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर HCl बना देगा, और ये BF4 वहां पे उसका काउंटर बन जाएगा, ये यहाँ पे चला गया। तो मतलब फिर आपके आगे रिएक्शन चल सकती है। तो ऐसे देखो, एग्जामिनर जब थ्योरेटिकल वे में आपसे पूछता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसकी मर्जी है वो आपसे कैसे पूछे। तो मैं जो भी फ्लो चार्ट, जो भी रिएक्शन, ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो, ये रिएजेंट आपको लिखना पड़ा, मतलब ये चीजें आपको ऐसे ध्यान रखनी पड़ती। ठीक हो गया? आ गई यहां तक की बातें समझ में? अब उसके बाद ये था कि हमने ये भी तो सीखा था इसके दौरान, देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं कि डायरेक्ट क्लोरीनेशन से तो बन नहीं सकता ये, तो बाल्स के रिएक्शन से बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन हो गई। अब ये जो बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट यहाँ पे बना, अब आपके दिमाग में देखो कुछ एक बच्चों के क्वेश्चन आ गया होगा, सर ये तो BF4 नेगेटिव था, तो नेगेटिव जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो BF4 नेगेटिव ना सीधा अटैक कर देता। तो मीन्स हुआ क्या, कैसे ये टूटा, क्यों आराम से टूट पाया? क्योंकि आपने देखा था कि जो ग्रुप नंबर 13 है आपके, उसके अंदर आपके जैसे बोरोन को अगर हम ले लें यहाँ पे है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो आपने सीखा था कि 1s2 2s2, बोलो क्या 2p1s की कॉन्फ़िगरेशन। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सेंट्रल एटम के बेसिस के ऊपर इसकी देखो एक्साइटेशन हो गई, मैक्सिमम वैलेंसी 3 कर सकता है, मैक्सिमम वैलेंसी 3 कर सकता है कोई, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। मान लीजिए BF3 की स्ट्रक्चर बनानी हो, तो आपने ऐसे सीखा था कि BF3 के स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोरोन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 एंड 3 हो गया ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, और उसके बाद बोरोन के पास बच गया ये वैकेंटिक ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आपने देखा है ना बेंजीन रिंग की जो 3 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते थे, कौन सी 3 रिएक्शन? हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वो रिएक्शन जब आप पढ़ते थे, तो उन रिएक्शन के दौरान आप क्या करते थे? आप ऐसा ही तो करते थे काम कि मान लीजिए हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो आप कोई लुईस एसिड यूज करते थे, लाइक आपने AlCl3 ले लिया। AlCl3 क्या होता था? सूखा हुआ। बोरोन के नीचे ही तो है एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में, तो आप वहां पे ये वो ना लेके आप ये भी तो ले सकते थे, BF3 ले, BCl3 आप ले सकते थे। क्लियर हो गया ना? मेरी बात आ गई समझ में? तो मींस ये क्यों लेते थे आप यहां से समझें कि बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, दोनों का अगर मैं यहाँ पे Al लिख दूं तो भी वही बात है। तो हुआ क्या कि बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल कहता है कि इसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि ये कंपाउंड स्टेबल हो, लेकिन 8 तो है नहीं, 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 कैसे हो जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे? तो आपका जो फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन की अगर मैं इधर साइड में आपसे कॉन्बिनेशन लिखूं तो देखो कुछ ऐसा होगा, 1s2 2s2, बोलो क्या 2p5, एक इलेक्ट्रॉन और दे दें F नेगेटिव की कोई कॉन्बिनेशन करें तो 2p6 हो जाएगा, है ना? F माइनस मींस नो, एक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर है सारे इसके पास, तो लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, तो देखो F नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और ये हवा में नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये किसी ऑर्बिटल में ही तो है। तो जो ये इसका ऑर्बिटल है, यहाँ पे फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन के थे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ऐसे ना दिखा के आप क्या दिखा सकते हो कि F के ऊपर बोलो पहले कैसा चार्ज था, बताओ? F के ऊपर था देखो नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज बेटा। और जब ये नया बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, बनने के बाद मान लीजिए इस ऑर्बिटल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं ये दिखा देता हूँ कि एक नया बॉन्ड बन गया इस F का, देखो इस F का, ये एक F आया और इसने नया बॉन्ड बना लिया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये दोनों किसने दिए इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? इस फ्लोरीन ने दिए। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद आपने पढ़ा है, हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव्स लाइक द कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के, लेकिन अब फ्लोरीन का एक भी रह गया, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है।
बोरोन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्लोरीन की तरफ से, तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज बोलो किस पे आ गया, बोरोन पे आ गया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि वो नेगेटिव चार्ज आखिर था किस पे, वो फ्लोरीन पे है, बोरोन पे है, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर आपसे। तो वो जो आपकी जो स्ट्रक्चर होती है BF4 नेगेटिव, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो लोग किसके ऊपर है, वो बोरॉन पे है, ना कि फ्लोरीन के ऊपर। क्लियर हो गया। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनी, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद भी तो ऐसा होगा, मान लीजिए फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दोबारा से ले जाना चाहता है यहाँ से, तो बोलो क्या निकलेगा, वही F नेगेटिव। ये बॉन्ड के क्लीवेज के बाद बच जाएगा कौन, BF3। तो जो अभी अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो BF4 नेगेटिव था, जो अभी अभी देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये BF4 जो नेगेटिव था, जब इसका दोबारा क्लीवेज करते हैं, टूटता है, तो इसमें से क्या निकल जाता है दोबारा से F नेगेटिव और BF3 एज ए साइड प्रोडक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे जो BF4 नेगेटिव जो काउंटर जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी थी, जब हमने इसको हीट किया तो इसका क्लीवेज हुआ, ये टूटा BF3 प्लस में F नेगेटिव में, उसी F नेगेटिव ने बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया और बन जाता आपका फ्लोरोबेंजीन। आगे बात समझ में आपको। हाँ, दूसरी चीज देखो जो आपके हमेशा काम आती है, जो मैं बताने वाला था कि जो AlCl3 बिल्कुल इसी की तरह तो था, देखो यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि इसके पास बोलो क्या था, एक वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के पास। ये Cl को यहां से बॉन्ड का क्लीवेज करवा देगा, जहां से जैसे कि मैं यहाँ पे F नेगेटिव से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा था, यहां से अगर एक Cl दूसरे Cl से इलेक्ट्रॉन छीन ले, अपना इलेक्ट्रॉन भी ये Cl ले ले, ये भी ले ले, तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा ना, इधर वाला उधर वाला पार्ट Cl पॉजिटिव। तो ये जो Cl नेगेटिव है बोलो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बोलो किसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एल्यूमिनियम को यहाँ पे। तो ये हेलोजन कैरियर कहलाता है, ये हेलोजन को अपने साथ ले गया, और ये अपने साथ ले गया तो बची हुई जो स्पीसी है Cl पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बेंजीन रिंग पर यही तो करता है अटैक। ऐसे ही अगर मैं इस Cl की बजाय यहाँ पे R लिख देता, R, और यही काम होता, तो बोलो वही उसी टाइप से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और बोलो यहाँ पे डोनेट करता है, हेलोजन कैरियर है ये, तो R पॉजिटिव बन जाता था, ये अटैक बेंजीन रिंग के ऊपर करता है। एल्काइलेशन रिएक्शन थी, ऐसे आपने पढ़ा था जो एसाइलेशन रिएक्शन थी उसके दौरान भी ये Cl है प्लस में AlCl3, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, हेलोजन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का क्लीवेज दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके गया यहाँ पे, बोलो इस कार्बन के ऊपर एसाइलियम आयन बन जाता था। तो मतलब इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता था। ये बॉन्ड अपने आप तो टूटेगा नहीं ना, हेल्प करने के लिए कोई आएगा, कौन होगा, जो Cl को अपने साथ ले जाए, जो ले जाने वाले को, उसको कैरी करने वाले को कैरियर कहते हैं, इसीलिए इसको किसको ले गया, हेलोजन को, इसलिए इसको हेलोजन कैरियर कहा जाता है। तो एग्जाम में आ जाए कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलोजन कैरियर, आप सुने, ये तो पढ़ा था कि उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रो आपका लुईस एसिड डाल देते हैं, हेलोजन कैरियर का क्या मतलब, ये हेलोजन कैरियर ही तो है। आप इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, आप इसको हेलोजन कैरियर कह दो, एक ही बात है, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाती है। आगे बेटा, आगे पीछे की बातें समझ में आपको आ गई देंगी, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि फिर हम अगले कुछ मैकेनिज्म भी देखेंगे, आप मुझे बताना, एक बार याद दिलाना कि जब इनके बीच रिएक्शन चली, जो ये डाइएजोटाइजेशन जो ऊपर वाली रिएक्शन है, जब आपने देखा तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन चली आपस में, तो देखो यहाँ से Na पॉजिटिव है, NO2 नेगेटिव है, तो क्या बना था यहाँ पे HNO2। HNO2 की आपने स्ट्रक्चर बनाई थी ना, कैसे बनी थी, ये N था, 2 ऑक्सीजन है, एक H लगा दिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई ऑक्सीजन की, ये हो गया HNO2 बन गया, बन गया था ना HNO2 ऐसे। तो जो HNO2 ऐसा बन गया, उसके बाद क्योंकि मीडियम एसिडिक था, तो पहली स्टेप के अंदर बोलो क्या हुआ था, यहाँ पे ये H पॉजिटिव आ गया देखो आपका, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने बोलो किसको दे दिए, लॉन पेयर H पॉजिटिव को, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, ये साथ के साथ छीन लिए, और इस तरह से NO नाइट्रोसोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है डाइजेशन रिएक्शन के दौरान, नाइट्रोसोनियम आयन, बोलो कौन होता है, तो ये बन गया। इसके बाद अब ये अटैक करेगा, वो लोग कहां पे अटैक किया था बताने के लिए, फिर हम देखो, मैं ये इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूं कि हम अगले कुछ मैकेनिज्म देखना चाहते हैं यहाँ पे। देखो ये हमने लिख दिया NH, देखो ऐसे NH, N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखो इसे बोलो किसने किसको दिए थे इलेक्ट्रॉन, कैसे क्या कुछ हुआ था बताओ एक बार, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर है लोन पेयर, इसने बोलो किसको दिए थे, इसे नाइट्रोजन को दिए थे ना ऐसे इलेक्ट्रॉन इसको, और उसके बाद क्या हुआ था बताओ आगे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए, उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिए, फिर उसके बाद या और भी कुछ होगा इसमें आगे, ये N हो गया, N के ऊपर एक H लगा रह गया, इन 2 इलेक्ट्रॉन से नया बॉन्ड बन गया, N के साथ बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड हुआ, देखो ऐसे ऐसे ही था या कुछ और था,
हाँ बताओ। क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H को दिए, इलेक्ट्रॉन पीछे से छीन लिए ना, पीछे से छीन लिए, तो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा। आप या ये कह सकते हैं इसके पास लॉन पेयर, ये अपने लॉन पेयर इधर दे देगा, ये दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो बोलो कैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई, बेंजीन रिंग आपका SH है, यहाँ पे NH है, ये सिंगल बॉन्ड का डबल बन गया, ये N था, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, O के आगे बोलो कौन सा लगा, H। मीडियम एसिडिक ही है, मीडियम बोलो कैसा है, एसिडिक। एसिडिक है तो दोबारा से ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर बोलो किसको दिए, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इधर से छीन लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पिछला नाइट्रोजन यहाँ पे क्या देगा बोलो, अपने लोन पेयर। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से क्या बन गया बोलो, यहाँ पे ये N है, N के आगे डबल पी ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव के पास कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज घूमेगी, वो कौन है बोलो, Cl नेगेटिव, और बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है कि पहली स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, ये इसके साथ लीकेज हो गया, उसके बाद क्योंकि मीडियम एसिडिक है ही, हमने HCl तो ले ही रखा है, यहाँ पे NaNO2 था, तो उस वजह से लगातार रिएक्शन चली और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये मैकेनिज्म हो गया, बोलो किस चीज का मैकेनिज्म, ये आपने देख लिया, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अक्सर एग्जाम में दिया जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, या व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म, ऐसे आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो ये बेंजीन डाइज़ोनियम जो क्लोराइड है ना, देखो जो ये बन गया, देखो यहाँ पे और चीजों को अभी देखो मैं हटाने जा रहा हूँ, और चीजों को देखो मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपने यहाँ पे देखा, आखिर ये इसकी हेल्प से क्या फर्दर कोई और रिएक्शन चल सकती है, इसकी हेल्प से। मान लीजिए हम इसमें कोई रिएजेंट डाल दें, मान लीजिए मैं इसमें CuCl डाल दूं, मान लो मैं इसमें Cu डाल दूं, CuOBHCl डाल दूं, मान लो मैं इसमें CuCl डाल दूं, ऐसे करके हम इसमें डाल दें, तो मीन्स क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कोई प्रोडक्ट बन सकता है, रिएक्शन का कोई नाम होगा, कोई स्पेशल नाम होगा, बोलो इस रिएक्शन का क्या है नाम, और इसका नाम, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, बोलो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। और ऊपर वाली कौन सी रिएक्शन है, ये गटरमान रिएक्शन हो गई, ये गटरमान ऐसे रिएक्शन हो गया। या मान लीजिए हम ऐसे कर दें कि मान लो मैं इसमें H3PO2 डाल दूं और इसमें कॉपर आयन भी डाल दें, साथ में साथ Cu+ आयन डाल दें, हम इसमें Cu+ आयन ये डाल दें, तो फिर इसके बाद आपके प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्योर बेंजीन। यहाँ पे जब आपकी रिएक्शन चलती है तो इसके दौरान जो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बन जाएगा, बोलो इस पे क्या लग जाएगा, Cl, क्योंकि HCl का Cl, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका क्या लग जाएगा, बोलो बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन बन गए। आखिर ये बने कैसे, क्वेश्चन ये आया कि ये बने कैसे, है ना। हुआ कुछ ऐसा कि आप ये जानते हैं, आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका डी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उस डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपने एक हेडिंग पढ़ी है जो आप पढ़ते हैं अक्सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसे आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा कहते हैं। जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करते हैं तो उससे पहले जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट की, लाइक सबसे पहले एलिमेंट हमने मान लीजिए स्कैंडियम ले लिया, तो इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखते हैं ना, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 3d1 4s2, ऐसे करके आ जाती है, ये वैलेंस शेल बन जाती है, ये वैलेंस शेल है इसकी। ऐसे पहुंचते पहुंचते जब हम नीचे तक गए कॉपर तक 29, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या थी, 3d1 3d10 और 4s1, देखो इस तरह से हमने देखा। फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन आपने कभी इनऑर्गेनिक में पढ़े कि कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो आपने देखा था कि कॉपर या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है या +2। फिर आपके दिमाग में बात आई कि सर ये बात तो ठीक है कि ये +1 दिखाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, फिर +2 क्यों दिखाता है, +2 इसलिए दिखाता है क्योंकि एक चीज होती है यहाँ पे, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबलाइज हो जाना चाहिए,
तो स्टेबलाइज ज्यादा कौन होगा? इसके पास जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो डेंसिटी है आपकी Cu प्लस की बजाय Cu+2 की ज्यादा है, तो ये ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है सॉल्यूशन के साथ, इसीलिए ये Cu+2 भी बना लेता है। तो आपने क्या ध्यान रखा कि जो कॉपर है दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या तो +1 या +2। +2 इसलिए दिखाता है ड्यू टू देयर हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, और इजिली वो हाइड्रेटेड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और वाटर मॉलिक्यूल से जब हाइड्रेटेड होता है तो उससे क्या होता है? अट्रैक्शन होती है उनकी। अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज से क्या होगा? खुद के सिस्टम की एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और हर चीज यूनिवर्स में स्टेबलाइज फॉर्म में ही रहना चाहती। तो अब हुआ क्या यहाँ पे? आप बड़े ध्यान से देखो, इन सभी रिएक्शन के अंदर आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि सभी के अंदर आपको दिख रहा है क्या? Cu, Cu और C सभी के अंदर, इसीलिए मैंने Cu का जिक्र यहाँ पे किया आपके साथ। अब होगा क्या देखो, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, मैं किसी एक का मैकेनिज्म लेके देखो आपके सामने लिखना मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, N पॉजिटिव है, और इसके साथ मैंने बोलो क्या लिख दिया यहाँ पे? Cl नेगेटिव लिख दिया ना। तो उसके बाद ये मैंने डबल सिंगल डबल बॉन्ड भी देखो मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब इसकी रिएक्शन हम करना चाहते हैं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ H3PO2 और Cu। ये देखो +1 स्टेट के अंदर अस लगाते हैं OUS, और हायर स्टेट के अंदर इक लगाते हैं, तो ये क्यूप्रिक आयन होता है और ये क्यूप्रस आयन होता है। जैसे आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +2 एक +3, तो +2 वाला फेरस और +3 वाला फेरिक। जैसे आप बोलते हो ना FeSO4 में Fe के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो इसलिए FeSO4 का बोलते हैं फेरस सल्फेट। FeCl3 में FeCl3 Cl3 है तो -3 हो गया, और Fe के ऊपर +3 तो बोलते क्या है? क्या उसे फेरस क्लोराइड बोलना? फेरिक क्लोराइड आप बोलते हैं। तो ऐसे यानी कुछ चीजें होती है जो हम समझ के हम उनको याद करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या देखा? देखो ये जो अब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेगा ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड? ये ऐसा करेगा कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन प्रेजेंस ऑफ, देखो मैंने ये वर्ड यूज किया, इन प्रेजेंस ऑफ। कभी भी जो प्रोसेस होती है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप नहीं चलती, ये हमेशा किसी की प्रेजेंस में चलती है। किसी बॉन्ड का क्लीवेज अपने आप नहीं होता, वो किसी की प्रेजेंस में होना होता है, ताकि वो चीज वहां से जब बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए आगे। तो अब देखो कैसे है, मान लीजिए ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ये इसी फॉर्म में था, और हमने देखा था ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है स्टेबल भी कब होता है? ओनली एट टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही हमने कहा था जो हमने इसकी प्रिपरेशन देखी थी। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ले गया नाइट्रोजन अपने पास, तो होगा क्या? बोलो पिछले नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा इस नाइट्रोजन का था इधर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इधर वाले नाइट्रोजन का था, तो इधर नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो तो उसी का था। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इधर वाला इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा ना। फिनिश देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये जो नाइट्रोजन है अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर 3 की बजाय 2 बॉन्ड हम दिखा दें, तो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, और उससे क्या होगा? ये बचे हुए बॉन्ड के तो मैंने ऐसे दिखा दिए, तो फिर उससे क्या होगा? जो पिछला जो है ना नाइट्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो पिछला नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया उसको एक इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने दे दिया और ये टूट गया, देखो कुछ ऐसे, बोलो कैसे? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जिसके ऊपर पहले था +1 चार्ज, अब कैसा हो गया? +2, और इलेक्ट्रॉन जो निकला ये मिल गया इस नाइट्रोजन, और इसको मिला तो बोलो इसके पास ये मिला हुआ अकेला इलेक्ट्रॉन दिखा दिया ना, अकेला देखो मिल गया, अकेला मिला, अलग से मिला। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये Cu+2 है, जो पॉजिटिव चार्ज इसके पहले तो +1 चार्ज था, अब +2 चार्ज आ गया, तो ये स्पीसी बन गई। अब जो स्पीसी बनी ये पॉजिटिव बना, इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे? बताओ इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे? भाई दूसरी स्पीसी ले तो रखी है H3PO2, इसकी स्ट्रक्चर बनानी हमने सीख रखी है, अपने पिछले सेमेस्टर्स के अंदर हम सीखते थे कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी। तो बोलो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है H3PO2? देखो फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, मैं फिर याद दिला देता हूं, कल मेरी जो फर्स्ट ईयर की क्लास थी उसमें भी मैंने सिखाया था कि जब कभी भी ग्रुप नंबर 15 का फास्फोरस हो, मतलब फास्फोरस के हाइड्रोक्सी एसिड आप पढ़ रहे हो, ये हाइड्रोक्सी एसिड ही तो है फास्फोरस का H3PO2 हो, H3PO3 हो एंड सो ऑन जो भी हो, तो उसके दौरान एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि जो फास्फोरस है वो आपका पेंटावेलेंट होगा,
मतलब फास्फोरस के 5 बॉन्ड बना दें और फिर जो भी बन जाएगी स्ट्रक्चर वो ठीक होगी, अदरवाइज स्ट्रक्चर गलत होगी। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर हमने देखा था और उसके बेसिस के ऊपर हमने कोई आइडिया बनाया, कोई ट्रिक बनाई, कैसे करें याद। तो इस बात को ध्यान हमें रखना पड़ता है कि जितने भी हाइड्रोक्सी एसिड होंगे फास्फोरस के, तो उसके अंदर फास्फोरस को का पेंटावेलेंट नेचर, बस इसको ध्यान रखें और आपकी जो भी बन जाएगी स्ट्रक्चर वो आपकी एग्जैक्ट ठीक होगी। ऐसे ही हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप 16 के सल्फर के देखते हो तो उसमें सारे डाइवेसिक एसिड होने चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, सारी ठीक हो जाएंगी विद सम एक्सेप्शन, एक आधी तो होती ही है। अब इसको देखते हैं, देखो अब स्ट्रक्चर गलत सलत बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमने सेंटर एटम फास्फोरस लिख दिया, उसके बाद जो फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता है, कैसे देखा, फास्फोरस की मान लीजिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया यहाँ पे 15, तो आप क्या देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और बोलो क्या 3p3 आगे ना वैलेंस शेल, जिसमें डी भी होता है यहाँ पे क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया है। थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये, कैसे पता चला ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो वैलेंस शेल का नंबर है वो 3 है। तो जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाए वैलेंस शेल का नंबर और आपसे पूछे क्या बता सकते हो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो शेल का नंबर है वो 3 है ना, इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट है। किसी में 4 आ जाए 4s2 ऐसे आ जाता है तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। ऐसे हम पीरियड का पता लगाते हैं, ऐसा पीरियड टेबल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसा हमने लिखा और देखा, उसके बाद देखो क्या हुआ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में बोलो कितने हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन, आपका देखो 3 इलेक्ट्रॉन, और डी आपका देखो वैकेंट है, डी बोलो क्या है आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया इसके अंदर। अब क्या करें, फास्फोरस को लेते हैं, देखो फास्फोरस लिया, 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर एक्साइटेड स्टेट हम इसकी लिख दें तो वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू द डी ऑर्बिटल, बोलो क्यों जंप कर सकता है डी में, क्योंकि वैकेंट डी है, वैकेंट डी है यहाँ पे, देखो कर गया था। अगर की बजाय फास्फोरस के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है जिसकी कॉन्बिनेशन यही रह जाती 3s2 3p की बजाय 2s2 2p3 मीटर सेकंड पीरियड एलिमेंट जिसमें डी नहीं होता, डी नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करता, नहीं करता। तो क्या उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में हो सकते थे, नहीं हो सकते, जो कि फास्फोरस में ही हो सकते हैं। तो ऐसा फास्फोरस में हुआ, मैंने फास्फोरस के क्योंकि सेंट्रल एटम देखो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला एटम कौन, फास्फोरस। या दूसरे तरीके से इस पूरे कंपाउंड में सबसे कम एटम किसके दिख रहे हैं, फास्फोरस के, इसलिए वो सेंट्रल एटम है। या सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, फास्फोरस, इसलिए वो सेंट्रल एटम है। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम का पता लगा लेते हैं। तो अपने सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिखा, उसके बाद उन एटम्स को लिखा जो उससे थोड़े कम बॉन्ड बनाते हैं। वो ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन थी, मैंने दोनों ऑक्सीजन लिख दिया। फिर ऑक्सीजन ने जल्दबाजी कर, देखो क्या जल्दबाजी की, भाई हम तो अपने 2 बॉन्ड बना के रहेंगे, बना लो भी, 2 बॉन्ड बना दिए उसने। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है 3, वो बोले हम भी आएंगे, बोले तू भी बॉन्ड बना ले, बोले बस कहानी खत्म। फास्फोरस बोला हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन जो 2 हाइड्रोजन थे बोले नहीं बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे बनाना पड़ेगा, इस फास्फोरस ने कहा कि भाई ऑक्सीजन कर देते हैं, कोई बात नहीं, देखो अपनी पीरियोडिक टेबल के साथ ही एक हाइड्रोजन का काम चल गया। फिर दूसरे हाइड्रोजन आ गए, बोले मेरा काम चलो, उसने कहा चलो भाई तुम्हारी भी हेल्प करते हैं। ऐसी हेल्प तो कर दी, H3 भी हो गए, P1 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गई, मान लीजिए ऐसी स्ट्रक्चर भी बन गई। लेकिन उसके बाद फास्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, यानी पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड था इसको भेजा गया लैब्स के अंदर, लैब के अंदर भेज के फिर पता लगाया गया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ये देखा गया इसमें कितनी तरह के बॉन्ड हैं, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी उसके अंदर देखा कि भाई पीएच आपके कितने टाइप के बॉन्ड हैं, पीओ बॉन्ड कितने हैं, पीएच बॉन्ड कितने हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी गई। इसका एसिडिक नेचर देखा गया कि ये देखा गया ये मोनोसोल्ट बनाते हैं या डाई सोडियम सोल्ट बनाता है, मान लो NaOH के साथ रिएक्शन कर दे तो। फिर ये सारी बातें देखी तो क्या पाया गया, एनालिसिस क्या मिला कि भाई नहीं ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें फास्फोरस पेंटावेलेंट हो। तो वो कैसे हो सकता है, एक H को हटाया, देखो ऐसे दोबारा से जो H कह रहा था भाई मेरे साथ भी बॉन्ड बना लो, इसके साथ करने के बाद फास्फोरस ने ऑक्सीजन को नहीं कहा, वो बोला कि नहीं देखो मेरे 1 2 3 4 बॉन्ड है, आ जा भाई हाइड्रोजन हम बना लेते हैं आपके साथ बॉन्ड, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब फास्फोरस के 5 बॉन्ड हो गए, वो पेंटावेलेंट हो गया। और साथ के साथ ये पता चला कि ये मोनोबेसिक एसिड है, इसमें सिर्फ एक H ऐसा है जो ऑक्सीजन से अटैच है, जो कि आपकी H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस
हो सकता है। ये जो दो H है ये H नेगेटिव की फॉर्म में होंगे लॉस, जो इसके रिड्यूसिंग नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब H3PO2 दो तरह का करता है काम। इट कैन एक्ट एज एसिड, ये एसिड की तरह काम करता है, और मोनोबेसिक एसिड है, बिकॉज इट कैन लूज वन H एज द H पॉजिटिव आयन। साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड इट कैन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज देयर आर two pH bond, means there are two such type of H atom which are attached with the phosphorus atom, which can be lost in the form of H negative ion। और जो H पॉजिटिव लॉस करे उसे एसिड कहते हैं, और जो H नेगेटिव लॉस करे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसलिए दोनों तरह का करेगा ये काम। क्लियर हो गया? तो मींस इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये H3PO2 की जो स्ट्रक्चर बनाई थी, इसी स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा यहाँ पे आपके लिए बनाया। एक फास्फोरस, और वो लोग कौन, दो H थे, एक डबल बॉन्ड, एक OH था, देखो ऐसे हमने लिखा H3PO2 हो गया ना ये। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जो रिएक्शन चलती है ना, वो चलती है, दूसरा रिएजेंट कैसा है आपके पास उसके बेसिस के ऊपर। इसके पास तो फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल था, तो जो पीएच बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फिशन ही हो सकता है। तो एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया, तो दोनों बनेगा क्या, बताओ शहबाज, बताओ शहबाज क्या बनेगा। ये N हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और N के साथ बोलो क्या जा लगा यहाँ पे, एक H, क्या लगा ना। और ये चीज है सच है, ये सच है, ये सच है, इस टाइप से ये चीज आपकी यहाँ पे बन गई। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ शहबाज। ये चीज यहाँ पे ठीक है या गलत, जल्दी बताओ। हमें कहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना था, बताओ हमें प्रोडक्ट क्या बनाना था। हमें प्रोडक्ट बनाना था कि ये बेंजीन रिंग बनाना है, यहाँ पे बोलो क्या बनाना है, बेंजीन रिंग। तो अब ये चीज हमारी ठीक है या गलत, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ये गलत है, क्योंकि आप प्रोडक्ट को देखो हमें बनाना क्या है। अब हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। देखो ऐसा दिख जाए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप पेपर में गलती क्या क्या कर सकते हो। पहली गलती आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे बनाओगे, फिर आपको दिखा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो बेंजीन बन नहीं रहा। तो इसीलिए अब आपके दिमाग में एकदम चीज क्या आई कि सर अब हम कुछ ऐसे करेंगे। मैंने कहा भाई बताओ कैसे। सर हम ऐसा करेंगे कि बेंजीन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये दिख रहा है हमें बॉन्ड, इसका होगा सबसे पहले होमोलाइटिक फिशन। ये नाइट्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हिस्से का अपना तो ले सकता है ना, दोनों ने इलेक्ट्रॉन, ये बोलो कौन सी गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस। और अब बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया, बोलो क्या, फ्री रेडिकल बन गया ना ऐसे। अब ये बनने के बाद अब जो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाई थी, बोलो क्या बनाई थी, पी डबल बॉन्ड ओ, ये O है, ये H है, ये H है आपका यहाँ पे, और ये H है। अब होमोलाइटिक फिशन अब हुआ इसका यहाँ पे, और अब ये H फ्री रेडिकल यहाँ पे आता है, और बोलो क्या बन जाता है, बेंजीन। बोलो क्या बन गया, बेंजीन। क्लियर हो गई, आगे बात समझ में। यानी कहने का मतलब क्या होता है, आप खुद देख सकते हो। मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको करके इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे कि आपकी खुद की समझ उत्पन्न हो, कि आप खुद समझ पाए कि ऐसा नहीं तो फिर क्या हो सकता है, किस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आगे बात समझ में। तो आपने क्या देखा कि आपने बेंजीन डाइजीन क्लोराइड को जो बेंजीन में कन्वर्ट किया, तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसे आप कहते हैं, प्लस Cu पॉजिटिव आयन जो आपने लिया, तो इसकी प्रेजेंस में किस तरीके से आप बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। हो गया क्लियर इतना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपकी आगे की दो रिएक्शन और भी। तो आगे की जो दो रिएक्शन है उनके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, मान लीजिए मैं आपसे ही पूछ लूं कि क्या कर सकते हैं हम चेंज, तो थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें। बताओ चलो, सोचो बताएं। बताओ बेटा। थोड़ा थोड़ा ही चेंज करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट चेंज करना है आपको, ज्यादा चेंज तो करना ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज करना। आपकी जो दो रिएक्शन आपको लिखी दिख रही है, वन इज द गटरमान रिएक्शन, अदर वन इज द सैंडवेयर रिएक्शन। तो इन दोनों की दोनों रिएक्शन के बिल्कुल ऐसे ही आपको बताना है कि इनमें वो कौन है, कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। मान लीजिए पहले हम ये ले लें, कौन सी रिएक्शन है, CuCl ऑब्लिक NaCl, सैंडवेयर रिएक्शन मान लीजिए आप ले लें। तो इसमें कैसे क्या कुछ करें कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर मिल जाए और वो रिएक्शन आपकी हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं उस काम को, बताओ चलो। बताओ मैं आपको, चलो मैं बताता हूँ।
देखो बेटा अब इधर, अब थोड़ा सा करेंगे हम चेंज। वो चेंज क्या है कि अगर बाई चांस ये जो Cu प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया था, अगर मैं देखो इसको यहां से हटा देता हूँ, इस मैकेनिज्म में इसी में देख रहा है, और मैंने इसकी जगह ये ले लिया CuCl ऑब्लिक में HCl। अब इन दोनों के बीच में जब भी चलेगी रिएक्शन तो H पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव। इन दोनों के बीच जब भी चली रिएक्शन तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे Cu। एक Cl तो देखो पहले से लगा हुआ था। अब जो ये दूसरा Cl है, Cl नेगेटिव, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कॉपर को, तो कॉपर के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यानी ये जो स्पीसी है अब ये होगी यहाँ पे इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे ये होगी इन्वॉल्व, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे बोलो कौन आ गई, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि Cu और बोलो क्या Cl और ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का होना, एक अपना और एक किसी और का होगा। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे दोबारा से ये जो पहली स्टेप जहां पे आपने Cu प्लस लिखा था, उस Cu प्लस की बजाय हमने यहाँ पे कौन ले लिया, CuCl ऑब्लिक में HCl। इन दोनों की रिएक्शन से CuCl2 नेगेटिव बना, वो हमने लिख दिया। अब जो ये CuCl2 नेगेटिव है, ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये दे दे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बन जाएगा बोलो कौन बनेगा, CuCl2। बोलो कौन बन जाएगा, क्लियर हो गया, CuCl2 बन जाएगा। अब जो ये CuCl2 यहाँ पे बना, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इसको दे दिया गया, जैसे पीछे Cu प्लस में दिया था। सेम वही स्ट्रक्चर बन गई आपकी आगे जाके, बोलो कौन सी स्ट्रक्चर बनी, जिसमें ये जो नाइट्रोजन है, देखो इधर वाला नाइट्रोजन, बोलो इसके ऊपर कैसा इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, देखो जो यहाँ पे दिया गया है, और पिछले नाइट्रोजन पे कोई चार्ज रहा नहीं। अब साइमल्टेनियसली दोबारा से इसी n कार्बन के बीच का बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन उसी टाइप से हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन ये इसने यहाँ पे दिया, देखो हाफ एरो से हमने दिखाया, हाफ एरो से, तो दोबारा से नाइट्रोजन गैस निकली, ये बन गया आपका। ये बनने के बाद फिर अब यहाँ पे जो हमने H3PO2 ले रखा था, जिससे तो बेंजीन बना था, अब की बार हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपकी निकली, यहाँ पे बोलो कौन था, ये CuCl2 बना था ना। अब इस बॉन्ड का बोलो क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन होगा, देखो इस कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा, तो बोलो बेंजीन के ऊपर जो फ्री रेडिकल था यहाँ पे, Cl जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला है यहाँ पे, CuCl एज ए साइड प्रोडक्ट आपका, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका बन गया। अब इस पे कोई चार्ज नहीं, सिंपल CuCl जो शुरू में भी CuCl था ऐसा जनरेट हो गया, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ये जो आपकी रिएक्शन, किस कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया ये आपके सामने, सैंडवेयर रिएक्शन। तो सैंडवेयर में आपने क्या देखा कि CuCl और HCl के बीच पहले रिएक्शन हुई, ये स्पीसी बनी CuCl2 नेगेटिव, जो पहले यहाँ पे Cu प्लस काम कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, वो काम अब किसने किया, CuCl2 नेगेटिव ने किया, और इसने जब वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दिया तो ये पर्टिकुलर ये स्पीसी बनी, और यहाँ पे फ्री रेडिकल नाइट्रोजन के ऊपर आने के बाद कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, वो भी होमोलाइटिक तरीके से, नाइट्रोजन गैस निकली, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल, और फिर CuCl2 के साथ रिएक्शन, फिर होमोलाइटिक क्लीवेज, Cl रेडिकल आके क्लोरोबेंजीन बन गया, और न्यूट्रल प्रोडक्ट आपका निकल गया CuCl। अब अगर हम यही चीज आपसे, जो ये एक आखिरी रिएक्शन बच गई CuCl, अगर ये होता तो क्या होता, बताओ बेटा। अगर यहाँ पे Cu प्लस में HCl होगा तो क्या होगा, उसी टाइप से H पॉजिटिव और बोलो Cl क्या है, नेगेटिव है, तो ये जो Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे जो हमने देखो लिखा था, ध्यान से देखे आप, बोलो हमने क्या लिखा था, बोलो यहाँ पे CuCl2 लिखा था, अब कौन बन जाएगा, Cu, और बोलो कौन, Cl है, और कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देना है, अब इलेक्ट्रॉन बोलो कौन दे, दोबारा से यहाँ पे देखो यही एरो है, उसी टाइप से दोबारा से ये नाइट्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो CuCl है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और बोलो इधर कौन निकल गया दोबारा से, CuCl बन गया ना, CuCl एज ए साइड न्यूट्रल स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला और फिर से यही चीज बन गई, और दोबारा से कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, नाइट्रोजन गैस निकल गई, फिनाइल रेडिकल बन गया। अब जो CuCl2 की बजाय अब कौन आएगा, बोलो यहाँ पे कौन बना था, यहाँ पे CuCl, तो ये जो CuCl हमने लिया है यहाँ पे देखो CuCl हमने लिखा, इसका फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ,
Cl रेडिकल यहाँ पे अटैच हो गया, प्लस में न्यूट्रल कॉपर निकल गया। बोलो कौन निकल गया? न्यूट्रल कॉपर। कॉपर ही तो था यहाँ पे, दोबारा रीजनरेट हो गया। तो बोलो ये कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने देख लिया? ये हो गई कटरमान। ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये काम होना ही नहीं था, नहीं होना था ना ये वाली स्टेप। तो कई बार ऐसा कर देते हैं, इसलिए मैंने अभी तक उसको लिख के रखा है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि जो तीनों रिएक्शन थी, तीनों के अंदर एक स्टेप कॉमन थी। वो क्या? कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है उसको पहली स्टेप के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगी, तो पिछले नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ताकि ना आए, उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो जो भी देगा वो तीनों रिएक्शन में अलग अलग स्पीसी थी। यहाँ पे Cu प्लस ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cu प्लस 2 में बदल गया। यहाँ पे इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गई, CuCl2 नेगेटिव बना, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर दोबारा CuCl2 निकल गया था साइड में। यहाँ पे CuHCl के बीच रिएक्शन हो गया, आपने देखा पहले CuCl नेगेटिव बनता है, अब ये इलेक्ट्रॉन देके CuCl निकल गया। अब जो भी साइड में बचा, कौन बचा? इस पहली रिएक्शन में साइड में H3PO2 था, तो आपने देखा जो H3PO2 है ये अपना H ही दे सकता है, H रेडिकल। तो यहाँ पे H रेडिकल मिला था, इसके ऊपर H रेडिकल, तो बेंजीन बन गया था। इन दोनों रिएक्शन के अंदर अगली दो में बोलो कौन सा फ्री रेडिकल निकलता है? HCl फ्री रेडिकल जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे भी हुआ, तो इसलिए क्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो ये था इन तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म। और इनके अंदर से बेटा अब भी कोई डाउट, कोई बात? लेकिन तीनों में सिमिलरिटी है। हम ऐसा कर नहीं सकते थे कि एक रिएक्शन को मैं आपको आज समझा देता, एक को कल, एक को परसों, क्योंकि तीनों में समानता थी। क्योंकि एक को याद करने से बची हुई दोनों रिएक्शन याद हो रही थी, है ना, क्योंकि सेम स्टेप्स थी। बस यही तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, वो भी आपने देखा ओवरऑल, तो आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो इस तरीके से आपके कोई भी मैकेनिज्म एग्जाम में आ सकता है जो आपके सिलेबस के अंदर आपके दे रखे हैं, तो आपको ये इस तरीके से याद रखने हैं। ठीक हो गया बेटा? अब कोई डाउट तो आप मेरे से पूछें, आपका समय वैसे ही थोड़ा ऊपर जा चुका है, ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, ये तो आप जा सकते हैं।